नतीजे आ चुके हैं, जनादेश स्पष्ट हो चुका है, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद राजनीति जो है अभी भी खत्म नहीं हुई है। वो हुआ है जो 20 साल में पिछले नहीं हुआ था। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तब से वो गृह मंत्रालय, जो सबसे पावरफुल पोर्टफोलियो कहा जाता है किसी भी कैबिनेट का, वो खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे थे। कोई भी मुख्यमंत्री जो पावरफुल होता है वो चाहता है कि पुलिस का कंट्रोल उसके हाथ में रहे, जो भी इंटेलिजेंस आ रहा है पूरे प्रदेश से वो उसके पास आए, सबसे पहले उसको रिपोर्ट हो। वो नीतीश कुमार पिछले 20 साल से जो गृह विभाग संभाल रहे थे अब उनके पास नहीं रह गया। इसी मुद्दे पर, पोर्टफोलियो के बंटवारे पर बिहार सरकार में किसको क्या मिला है, क्या चर्चाएं चल रही हैं और किस तरह की बातें हो रही, क्या राजनीति हुई है इन सब चीज़ों के पीछे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऋषिकेश है जो इस पर काफ़ी नज़र बनाकर रखे हुए थे। ऋषिकेश, ये गृह मंत्रालय ऐसा चौंकाने वाला था, कभी मतलब ये माना जा रहा था कि कुछ भी हो नीतीश कुमार तो गृह मंत्रालय तो अपने पास रखेंगे ही। अब क्या है कि पहले जब ये चीज़ें होती थी तो एक चौंकाने वाला लगता था, लेकिन मुझे लगता है कि आप दो तरह से इसको देख सकते हैं कि एक, क्या नीतीश कुमार बैकफुट पे चले गए, और दूसरी तरफ बड़े भाई वाली भूमिका में आ गई। और दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि देखिए राजनीति क्या चलती है। राजनीति में आपको प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी होता है। जब आप तमाम तरह के समझौते देखते हैं, अलायंस देखते हैं, तो उसमें इन विकल्पों पे बात होती है और जो प्रैक्टिकल दिखता है उसके साथ आपको जाना पड़ता है। ठीक है, इससे पहले बीजेपी की अपनी एक मजबूरी थी। हम लोग जब देखते थे कि आखिर क्यों लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पे खुद लड़ी उतनी सीटों इनको भी दी, लेकिन जब नतीजे आए तो हमने क्या देखा कि वो आपसे एक सीट ज्यादा जीत लेते हैं। मतलब आपको उनकी जरूरत थी। तो आज के डेट में स्थिति है भी, वो नंबर गेम भी आप देखिए, तो 272 तक पहले क्या था कि 2.5 लाख का अंतर होता था जीत हार का। ठीक है, और इस बार हमें दिख रहा है कि 50,000, 60,000, 1 लाख से नीचे का। तो वो एक स्थिति थी। तो आज प्रैक्टिकली स्थिति ये है कि आपके बिना भी वो सरकार बना सकते हैं अगर वो चाह जाएं। ठीक है, तो ऐसे में आपको कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और मैं इसको थोड़ा सा देख रहा हूं कि वित्त और गृह का एक अदला बदली, क्योंकि जब हम पूरी लिस्ट को एक बार हम अपने दर्शकों को ये बता देते हैं किसको क्या पोर्टफोलियो मिला है, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। पहले बीजेपी के कोटे के जो मंत्री बने हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिनको भाजपा का सबसे बड़ा नेता फिलहाल मतलब अगर कद के हिसाब से देखे माना जा रहा है, तो उनको गृह मंत्रालय मिला है। विजय कुमार सिन्हा ये दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, इनको भूमि एवं राजस्व विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग मिला है। मंगल पांडे एक बार फिर से उनको स्वास्थ्य विभाग मिला है, साथ में उसके कानून मंत्रालय भी मिला है। मतलब दोनों इन्होंने रिटेन किया, पहले भी ये पद संभाल चुके हैं। दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको जो है पहले उद्योग विभाग, हाँ, इससे पहले ये राजस्व रहे थे और बहुत उम्मीद जताई जा रही थी कि राजस्व में उनको बड़ा इंटरेस्ट भी है। तो कल हमने इसका आकलन किया था जो हमारा थोड़ा गलत हो गया है, तो उद्योग विभाग इनको मिला है। और नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं भाजपा के, बांकीपुर से विधायक, इन्हें मिला है पथ निर्माण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग। पहले भी ये संभाल चुके हैं। रामकृपाल यादव 5 बार के सांसद, दोनों तरफ से रहे हैं, लालू यादव के पुराने सहयोगी। उसके बाद जब उन्होंने पार्टी छोड़ा तो मीसा भारती को उन्होंने पाटलिपुत्र से चुनाव हराया, और लेकिन इस बार चूंकि वो हार गए थे 2024 में, तो वापस से 1 साल के वनवास के बाद वो राजनीति में आए। और चूंकि कद इतना बड़ा है पार्टी के अंदर उनका, और एक यादव रिप्रेजेंटेशन भी है, तो कृषि विभाग मुख्यमंत्री के लिए भी चल रहा था कि ओबीसी कोटे से इनको बनाया जाए। तो चूंकि कृषि आधारित पूरा इकोनॉमी है बिहार का, तो कृषि विभाग एक बड़ा पोर्टफोलियो है जो इससे पहले विजय सिन्हा के पास था, उप मुख्यमंत्री के पास, वो इस बार रामकृपाल यादव के पास गया। संजय टाइगर पहली बार के मंत्री बने हैं, आरा से विधायक हैं, और इनको जो है श्रम संसाधन यानी जो लेबर डिपार्टमेंट है, श्रम संसाधन विभाग इससे पहले जीवेश मिश्रा के पास हुआ करता था। इस बार उनका कटा है पत्ता। हालांकि कटा है या नहीं वो तो अगर एक्सपेंशन होगा तो पता नहीं, हो सकता है कि कुछ और मिल जाए, लेकिन फिलहाल हम कटा हुआ मान के चल रहे हैं। जो संजय टाइगर के पास गया, संगठन के बहुत करीबी आदमी है, एक तरीके से उनकी लॉन्चिंग ही धर्मेंद्र प्रधान काफी तारीफ करते हैं इनकी। और चूंकि एक और चीज वो खुद भी कहते हैं कि मैं समाज सेवा में कोई बाधा ना, इसके लिए मैं अविवाहित हूँ, तो एक ये चीज है। अरुण शंकर प्रसाद, इनको मिला है पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग। उसके बाद सुरेंद्र मेहता हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, श्री नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग। तो ये जो पूरी आप इन तीनों, रमा निषाद एक बहुत ये मतलब जरूरी चेहरा है। ये मुकेश सहनी की जो पार्टी, जो निषाद जो मतलब अपने आप को एक सना मल्ला और एक अपना दावा करते हैं पूरा की जो मल्ला वोट बैंक है उस पर हमारा वो
कब्जा उसको करने के लिए अजय निषाद इनके जो पति हैं वो चले गए थे पहले पार्टी छोड़ के, फिर वापस ये आए हैं, इनको मंत्री भी और चूंकि इनके जो ससुर हैं वो भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं पहले, तो लेकिन हाँ सबसे ज्यादा ये है कि इनके पास पहले एक हरीश साहनी थे जिनको वो मुकेश सहनी के बराबर प्रोजेक्ट किया करते थे। लेकिन कल भी हम इस चीज पे चर्चा कर रहे थे कि रमा निषाद पहली बार विधायक बनी और पहली बार उन्हें ऐसे मंत्री पद दिया गया, तो एक तरीके से वो महिला और जो एक कास्ट वाली जो एंगल है वो दोनों को कहीं ना कहीं दोनों बॉक्स को उन्होंने टिक कर लिया। एक महिला और है श्रेयसी सिंह, हाँ इनको भी आईटी डिपार्टमेंट मिला है और खेल विभाग, जो कि ये शूटर भी रही हैं। हाँ हाँ ये बहुत ज्यादा हम लोग प्रेडिक्ट कर चुके थे कि अगर उन्होंने अगर शपथ ली है तो खेल विभाग उनके पास जा सकता है, क्योंकि इसी चीज में उनका अनुभव है। एशियन गेम्स में वो ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं, कॉमनवेल्थ में वो गोल्ड जीत चुकी हैं। पहली बार के विधायक की बात की आपने, एक जो सबसे ज्यादा चर्चित है कि जो भी विधायक भी नहीं बने हैं मंत्री बन गए हैं, तो उनको पंचायती राज विभाग मिला है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। हाँ कल तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा विवाद चला है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जब, हालांकि वो हम थोड़ा सा बाद में लाएंगे, आगे हम इस लिस्ट को कंप्लीट करते हैं। लखेंद्र पासवान पहली बार इनको मंत्रालय मिला है। इनको मिला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। और उसके बाद ये श्रेयसी सिंह को 2 विधायक मिले, एक सूचना प्रौद्योगिकी भी उनको मिला है। तो एक तरीके से जैसे एक होता है कि इतने में आप एक और इंसान को भी बांट सकते थे चीजें, लेकिन अगर इनको अगर 2 मंत्रालय मिले हैं तो एक तरीके से ये एक भरोसे का प्रतीक है कि किसी ने ये आदमी जो है बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोगों को एक डिपार्टमेंट भी मिला है। उसके बाद अगले हैं प्रमोद चंद्रवंशी, डॉक्टर प्रमोद कुमार। इनके बारे में बहुत ज्यादा हमने चर्चा सुना है कि ये इनका एक दुकान है, स्टेशनरी का दुकान, और बीजेपी के एकदम वो कार्यकर्ता जिसको कभी ये लगता नहीं है कि हमारे लिए भी राजनीति में कुछ है रखा हुआ। तो ये पूर्णकालिक एबीवीपी के रहे हैं, और कल भी हमने बताया था कि पंकज त्रिपाठी को एबीवीपी से इन्होंने जोड़ा था, उनको कन्विंस करके बुलाए थे। हाँ, और इनको मिला है सहकारिता विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। और उसके बाद लोजपा के खाते में जो 2 गए हैं वो है गन्ना उद्योग विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। यहाँ से जो दोनों मंत्री हैं लोजपा के, एक संजय कुमार सिंह हैं जो कि महुआ से चुनाव जीते हैं, तेज प्रताप यादव और मुकेश रोशन को हराया है। दूसरे जो इनको उम्मीदवार हैं वो संजय पासवान हैं, संजय कुमार, जो कि बखरी से चुनाव जीते हैं, और लाल मतलब वो सीपीआई का एकदम गढ़ माना जाता है क्षेत्र, और वहां से वो चुनाव जीत कर आए हैं। उसके बाद संतोष कुमार सुमन को इस बार लघु जल संसाधन विभाग मिला है। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा डिमोशन है और ये अपेक्षित है, क्योंकि जैसे वो नहीं होता है हैवी वेट मिला हुआ है कि तुम्हारे बिना भी सरकार बना सकते हैं हम। तो क्षेत्रीय दलों को जब आप ये देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन एक चीज है कि पंचायती राज विभाग मिला है दीपक प्रकाश को, और ये उतना छोटा नहीं है। तो मुझे लगता है कि कल से ही बहुत ज्यादा ये बात चल रही थी कि असली जिसने नेगोशिएट किया वो है उपेंद्र कुशवाहा। कल हमने इस पूरे एंगल पे भी बात की थी कि जैसे अब क्या है कि अगर अब दीपक प्रकाश ने शपथ ले ली है, मंत्री पद मिल गया है, तो कहीं ना कहीं अब ये पूरे एनडीए पे एक दबाव होगा कि आप उनको एमएलसी तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत शर्म का विषय हो जाता है कि आपने उनको एमएलसी नहीं। और इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब वो सबके निशाने पर हैं। जिस परिवारवाद को लेकर भाजपा घेरती है या उसके सहयोगी दल घेरते हैं, नीतीश कुमार भी अटैक करते हैं कि परिवार में ही सबको बना रखा है, चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी, दूसरी पार्टियां तमाम। तो वही अब पलट के आया है इस तरीके से कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक्टिव पॉलिटिक्स में बिल्कुल कभी उस दिन से पहले उस डायरेक्ट मतलब आकर आपको मंत्री पद की शपथ ले रहा है। तो इस वजह से भी दीपक प्रकाश लोगों के निशाने पर और ये एक स्मार्ट मूव भी है उपेंद्र कुशवाहा का, क्योंकि उन्हें लगा कि बहुत तारीफ हो रही है इस बात की। क्योंकि नंबर इतने ज्यादा हैं कि हो सकता है कि कल आपको एमएलसी वो ना देते, लेकिन अब क्या है कि अब एक एनडीए की भी मजबूरी है तमाम समझ, क्योंकि ये बहुत ही खराब लगेगा अगर 6 महीने बाद अगर वो एमएलसी नहीं बना जाते हैं और वो स्टेप डाउन उनको करना पड़ता है। ये पूरे गठबंधन के लिए बहुत ही नेगेटिव संदेश होगा। तो एक स्मार्ट मूव मैं मानता हूं कि पत्नी तो विधायक हैं, कुशवाहा वोट का समर्थन मिला है इस बार एनडीए को, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा या एनडीए उस तरह का कोई खतरा लेना चाहेगी। और एक जेडीयू कोटे से जो मंत्री बने हैं उनके भी नाम बता दीजिए आप। एक है मदन साहनी, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं, और
जो टॉप 3 जो ईबीसी चेहरे जिनके भरोसे नीतीश कुमार ईबीसी वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, उसमें एक मदन सहनी का नाम है। उसके बाद अशोक चौधरी, जाहिर तौर पे उनको मंत्री पद मिलेगा, ये कई बार हम मान के ही चलते हैं कि उनको जो दिल्ली मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग हाँ जी, और उसके बाद अशोक चौधरी हैं, ग्रामीण कार्य मिला है। इससे पहले उनके पास भवन था। अशोक चौधरी शाम्भवी चौधरी के पिता। तो मतलब ये तो हम इतना तो प्रेडिक्ट करके चलते हैं कि विजय चौधरी और अशोक चौधरी को तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि हमेशा उस चौकड़ी की बात, तिकड़ी की बात होती है तो ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी, और चौकड़ी की बात होती है तेजस्वी यादव जिसको भूजा पार्टी कहते हैं, तो उसके बाद अशोक चौधरी उसमें जुड़ जाते हैं। अगला नाम है लेसी सिंह का, खाद्य उपभोक्ता विभाग उनको मिला है, और हमेशा जब भी वो विधायक बनती हैं नीतीश कुमार उन पर बहुत भरोसा जताते हैं, क्योंकि सीमांचल के बड़े चेहरों में से एक हैं और सबसे मजबूत अगर कोई अगर महिला नेता अगर अक्रॉस द पार्टी हैं तो उसमें एक उनका कद आता है कि वो जो भी हैं अपने बदौलत वो राजनीति कर पाती हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक मोहरा बन के हैं, वो अपने बदौलत राजनीति करती हैं, और इसलिए हमेशा नीतीश कुमार उन पे भरोसा जताते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार के बेहद करीबी, नालंदा से 7 बार के विधायक 1995 से लगातार जीतते आए हैं, और नीतीश कुमार के साथ वो जेपी आंदोलन के समय से ही जुड़े श्रवण कुमार, इनको मिला है ग्रामीण विकास विभाग और परिवहन। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, और इससे एक चीज ये भी दिखता है कि नीतीश कुमार के साथ जो बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, इन्होंने वफादारी, जितने सरकारी आवास बनते हैं तो वो सब काम इसी का होता है, और भवन निर्माण मतलब एक, और ग्रामीण विकास, सबसे पहले ग्रामीण विकास में जीविका से भी बड़ा एसोसिएशन है उसका, तो जो सबसे फेवरेट जो नीतीश कुमार का है वो उसको श्रवण कुमार संभालेंगे। और उसके बाद विजय चौधरी, जल संसाधन भवन निर्माण। इससे ये देखते हैं कि अशोक चौधरी से जो एक चीज थोड़ी सी खिसकी है वो जाके ऐड हो गई है। अब विजय चौधरी को हम इस तरीके से देखते हैं कि संजय झा का जल संसाधन प्लस अशोक चौधरी का भवन निर्माण बराबर विजय चौधरी का जल संसाधन प्लस भवन निर्माण। तो ये काफी, क्योंकि जल संसाधन बहुत ही एक मजबूत पोर्टफोलियो है बिहार के अंदर, जिस तरीके से, क्योंकि बिहार का जो आधा क्षेत्र है वो आप देखेंगे हमेशा बाढ़ से घिरा रहता है। तटबंध के लिए 600 करोड़ से ऊपर लगभग सालाना बजट आते हैं कोसी या फिर उधर आसपास की जितनी भी नदियां हैं मिथिलांचल और सीमांचल की। शाहबाद में भी आप देखेंगे सोन का पानी आता है, गंगा का पानी आता है, तो बाढ़ से सब मतलब पूरे बिहार में हम देखते हैं कि वो बाढ़ को हर जगह पानी दिखेगा, और उसको प्रबंधन करना मतलब उसको बाढ़ से, चाहे वो लोगों को आपदा पीड़ित तो उनको मदद करने से लेकर उसको सिंचाई में यूज करने से लेकर, वो पूरा इसी विभाग के अंतर्गत आता है। तो विजय चौधरी सराय रंजन से विधायक है, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, जैसे हम आपको बता चुके हैं, तो उन्हें 2 बड़े पोर्टफोलियो मिले हैं। उसके बाद विजेंद्र यादव बहुत ही अच्छे मित्र नीतीश कुमार के। ये भी जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि किन किन को मंत्रालय मिलेगा तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो हम ऑटोमेटिक डाल देते हैं कि इन्हें तो मिलना ही है। विजेंद्र यादव भी उसी टाइम से उनके साथ हैं, छात्र आंदोलन के समय से। वो तो कर्पूरी ठाकुर के साथ जब थे नीतीश कुमार, तब से विजेंद्र यादव उनके साथ, और नीतीश कुमार उनको अपना बड़ा भाई कह के हमेशा संबोधित करते हैं, और ऊर्जा विभाग उनके पास है। और सौभाग्य योजना को इम्प्लीमेंट करने का जो पूरा क्रेडिट बिहार के अंदर जाता है, हर घर बिजली या हर गांव बिजली, एक बड़ा मुद्दा था। लोग जो कहीं भी जाइए आप बिहार में, लोग ये कहते हैं भाई बिजली तो आ रही है। अब पहले जिस तरीके से होता था कि शाम होते अंधेरा हो जाता था, उस तरह की स्थिति नहीं है। तो अब एक बार फिर से ऊर्जा विभाग जो है जेडीयू ने अपने कोटे में रखा है, और विजेंद्र यादव को ये डिपार्टमेंट, क्योंकि जैसे चीजें होती है ना कि जब आपके टाइम पे कोई चीज इंप्लीमेंट होता है तो जाहिर तौर पे कोई वो क्रेडिट आपसे छीन नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो केंद्र की ही योजना रही हो, लेकिन अगर आप उसको स्टेट में इस तरीके से अगर आप इंप्लीमेंट करा पाने में सफल रहे तो कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्टेड था। कल भी हम लोग इस चीज को प्रेडिक्ट कर रहे थे कि विजेंद्र यादव के पास तो ऊर्जा विभाग जाएगा ही जाएगा। उसके बाद जमा खान, अल्पसंख्यक, पिछली बार जो वो थे वही पोर्टफोलियो एक बार फिर से रिपीट हुआ है। आप तो उनके क्षेत्र में गए भी थे, वहां क्या चीजें आपको दिखी थी? और ये जो चैनपुर से ये विधायक बन के आते जमा खान, पहले बसपा में थे, फिर उसके बाद जेडीयू में आ गए। बसपा के एक विधायक पिछली बार भी जीते थे, और इस बार भी एक विधायक जीते, सतीश यादव, पिंटू यादव जिनको बोलते हैं। तो जमा खान का ये था कि वो उनके लिए नीतीश कुमार प्रचार भी करने गए थे। उन्होंने ये भी देखा था कि चूंकि उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका है, तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता उनका प्रचार भी करने आए थे। जैसे जौनपुर के एक पूर्व सांसद हैं, बाहुबली हैं, धनंजय सिंह, वो भी जमा खान का प्रचार करने आए थे, और खुद मुख्यमंत्री भी। एक चीज बड़ा कहा जाता है कि राजपूतों के बहुत करीब
रहते हैं, मतलब राजपूत नेता हमेशा उनके आसपास देखे जाते हैं। अब वो वोट बैंक में भी उनके दिखाई देता है कि जिस तरीके से मतलब प्रचार के लिए नेता को अब कोई भी आप देखेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश हो या दूसरे राज्यों से उन जिस विधानसभा में जिस समाज का या जिस हम कहें कि जात समूह का आपको वर्चस्व दिखता है या थोड़ा प्रभाव दिखता है, तो उस कोटे के मंत्री आप देखेंगे एनडीए से बुलाए गए, जहां कुर्मी वोटों का है वहां स्वतंत्र सिंह को लगाया गया। कहीं जो है आप देखेंगे जो यादव वाला इलाका है वहां दूसरे यादव वालों, तो एससी जहां पर है वहां पर एससी लगाया गया। ये एनडीए का जो मैनेजमेंट था पूरे प्रचार का, आप उसमें पूरा वो देखेंगे। और वही ये जेडीयू भले से जेडीयू कोटे से लड़ रहे हैं, लेकिन आप ये चैनपुर में भी देखने को मिला था जमा खान का। और ये एकमात्र जो कि मुस्लिम चेहरे हैं इस एनडीए में, तो ये माना जा रहा था कि अल्पसंख्यक मंत्रालय उनको ही मिलेगा। पिछली बार भी वही संभाल रहे थे। और उसके बाद अगला सुनील कुमार शिक्षा विभाग, पिछली बार भी वो शिक्षा मंत्री थे, इस बार भी पोर्टफोलियो उनका रिपीट हुआ है। ये पूर्व आईपीएस अधिकारी भोरे से उन्होंने चुनाव लड़ा और धनंजय कुमार को हराया। वहां से जितेंद्र पासवान को पहले टिकट देने की बात थी, लेकिन ऐन वक्त पे उनकी गिरफ्तारी हो जाती है एक मामले में, जिसके बाद जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष धनंजय वहां से चुनाव लड़ते हैं और यहां से सुनील कुमार चुनाव जीतते हैं। शिक्षा विभाग चूंकि पहले संभाल चुके हैं और इस बार भी इनको मिला है, तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार का कितना भरोसा है उन पे, और काफी ज्यादा शिक्षा व्यवस्था में जो भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, जिस चीज की प्रशंसा होती है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इसको भी रिटेन करने की इन्होंने बहुत कोशिश की होगी। और खासकर जब वो अलायंस में बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी की एक खास आइडियोलॉजी है और जिसको इम्प्लीमेंट करने की वो कोशिश न सिर्फ पॉलिसी में बल्कि एकदम लोगों के मस्तिष्क में भी करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज इसमें और है शिक्षा विभाग में कि शिक्षकों की भर्ती और स्कूलों का जो है वो फिर से उनको उस लायक बनाना, सरकारी स्कूलों में बच्चे आना शुरू करें, पढ़ाई लिखाई मतलब सरकारी स्कूलों को एक तरीके से रीडेवलप करना। तो उसके लिए भी नीतीश कुमार लगातार हमने देखा कि जब लगातार शिक्षकों की भर्ती, हालांकि उसमें बहुत बड़ा दावा तेजस्वी यादव ये करते हैं कि जब हम 17 महीने सरकार में थे तो हमने जो है जो 1.5 लाख 2 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई, उसमें जो है हमारी वजह से हुई, हमने प्रेशर में हमारे प्रेशर में आकर एक इसका एक पक्ष ये भी होता है कि जब मान लीजिए कि अगर बीजेपी अगर शिक्षा विभाग को लेकर कहीं ना कहीं अगर अड़ती हुई दिखती है, तो एक चीज आप वो भी देखते हैं कि किस तरीके से पाठ्यक्रम में बदलाव करने की कोशिश, और वो आइडियोलॉजिकल चेंज जो नए जनरेशन में जो लाने की होती है वो हमेशा, क्योंकि शिक्षा मतलब सोचिए कि आज इसको हम लोग शिक्षा विभाग कहते हैं या फिर शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, पहले ये मानव संसाधन मतलब मानव संसाधन में विकास, एक तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट का पूरा ये कॉन्सेप्ट है। और जाहिर तौर पे बीजेपी वहां टारगेट करना जरूर चाहती, लेकिन इस चीज को नीतीश कुमार ने फिर से रिटेन कर लिया है। लेकिन फिर चर्चा में वहीं आएंगे जहां से हमने शुरुआत की थी, वित्त मंत्रालय सबसे बड़ा मंत्रालय छूटा है। एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा जो लास्ट जो बजट आया था फरवरी में चुनाव से पहले, तो उसमें हमने ये देखा था कि उन बजट को तैयार करने वाले लोगों ने हमें बताया कि बजट उस समय सम्राट चौधरी के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, ठीक है, लेकिन हमें पता ये चला कि ये नीतीश कुमार की तरफ से मतलब सीएमओ से डायरेक्ट भेजा गया सम्राट चौधरी के पास वो बजट, और उनका रोल सिर्फ इतना था कि वो बजट पढ़ के आ गए। मतलब ऐसा नहीं कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस बजट को तैयार किया था या सम्राट चौधरी का उसमें कोई रोल रहा था, वो सीएमओ से और उनको पढ़ना पड़ा। तब ये चीज बड़ा चौंकाने वाला था। ये हमने बहुत पहले से देखा है, जब पहले सुशील मोदी हुआ करते थे, नीतीश उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्रालय उन्हीं के पास हुआ करता था, और वो मतलब गृह मंत्रालय इधर। अब वो पूरा एकदम शिफ्ट होता हुआ हमको दिखाई देता है कि न केवल पोर्टफोलियो को हम इसको देखेंगे बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में। अब अगर कोई भी दिक्कत होती है, न केवल मतलब पहले भाजपा भी टारगेट करती थी नीतीश कुमार को जब वो दूसरे पक्ष में होते थे, या आरजेडी भी जिस तरीके से टारगेट करते थे नीतीश कुमार को कि लुंज पुंज कानून व्यवस्था है, एक हॉस्पिटल में जाके गोली मार देने का मुद्दा बना था, और इस तरह के तमाम केसेस थे जिनको आरजेडी लगातार ये बात उठा रही थी कि अभी जो चीजें हो रही हैं क्या उसको जंगल राज नहीं माना जाएगा। अब वो चूंकि भाजपा की तरफ आ गया है, हम देखते थे कि किस तरीके से अब वो भाजपा के लिए क्या ये मतलब कि अपने एक तरीके से पावर कंट्रोल की बात नहीं है, वो आपके पास पलट कर आएगा भी, तमाम आरोप आएंगे, तमाम कमियां आएंगे, या जो भी आलोचनाएं होंगी उस दौरान अगर कानून व्यवस्था की कोई ऐसी स्थिति बनती है, कोई बड़ा मामला होता है, तो वो भी भाजपा के ही चेहरे पे आएगा। क्योंकि
अब सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, अगर चूंकि हमें देखते देखते 20 साल हो गए, इसलिए हम इसको बहुत ही चौंकाने वाला समझ रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकल होके देखें तो एक सबसे बड़ी पार्टी इतना निगोशिएट तो करेगी, और अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़े प्रैक्टिकल हैं तो इतना आपको भी समझना पड़ेगा, और शायद ये वो मिला जुला स्वरूप हमने देखा। क्योंकि जैसे हम पिछली बार देखते हैं, पिछली बार भी भाजपा जैसे जेडीयू से ज्यादा विधायक थे, लेकिन वो पर्दे के पीछे भले डोमिनेंस रहा, उनका हस्तक्षेप रहा हर चीज में, वो सामने से नहीं। इस बार भाजपा खुल के सामने से बता भी रही है कि हम हैं बड़े। एक चीज लेकिन गृह विभाग चूंकि भाजपा के पास गया है तो एक बहुत सिरदर्दी विपक्ष पे होगी, ठीक है। विपक्ष कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये मानता है कि नीतीश कुमार के पास अगर पुलिस है तो शायद थोड़ी नरमी की उम्मीद वो करते हैं। तो यहाँ से क्योंकि लगातार मतलब आरजेडी प्रवक्ताओं के बयान आने भी इस पे शुरू हो गए कि अगर गृह विभाग उनके पास गया है तो ये बहुत ही परेशान करने वाली चीज है, जैसा मतलब वो अपने बिहार पे ये कह रहे हैं कि बिहार के लिए ठीक नहीं है। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा इस केस की, स्वास्थ्य को लेकर बहुत आलोचना हुई मंगल पांडे की। जब हम देखते हैं पूरा एकदम हमलावर रहे अस्पतालों की स्थिति को लेकर, डॉक्टरों को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर, भले से वो चुनाव जीत कर आए, पहली बार चुनाव लड़े जीत कर आए, एक बार फिर से उनके पास स्वास्थ्य विभाग का जाना, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मामला सिर्फ ये है कि अगर आप मान रहे हैं कि सिस्टम फेल हो रहा है तो सिस्टम तो अक्रॉस द स्टेट्स हर जगह फेल हो रहे हैं, लेकिन इन पे आरोप बहुत गंभीर थे। आपने देखा कि तेजस्वी यादव खुद आके कहते थे कि ये और इनका पीए सब बेड बेचवा इनको कहा गया था कि चाहे वो पीएमसीएच हो, आईजीआईएमएस हो, एम्स हो। रेप विक्टिम थी, उसको एडमिट नहीं किया गया, उसको लेकर काफी हमलावर है, जिसकी बाद में डेथ हो गई थी। तो इस चीज को लेके जितनी ज्यादा इनकी आलोचना हुई, इसलिए, लेकिन एक चीज आप ये देखिए कि इनका एक लिटमस टेस्ट भी किया गया इन तमाम आलोचनाओं के बीच, क्योंकि ये सब हमेशा एमएलसी रहे। इनको चुनाव में ये सारे बड़े चेहरों को, जिनको बड़े बड़े पोर्टफोलियो मिलते थे, सबको चुनाव में धकेला गया, और इनके लिए वो करो या मरो वाली स्थिति थी। ठीक है, वो संघ के बहुत प्रिय हैं, संघ के कोटे से हमेशा वो बड़े पोर्टफोलियो पाते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर मंगल पांडे अगर ये चुनाव हार जाते तो फिर स्थिति बहुत खराब थी। तो चूंकि अब ये लोग सामने आके चुनाव लड़े, चुनाव लड़के इन्होंने साबित किया, तो अब जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी चीज को साबित करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि कोई चीज आपसे छीन ली जाए। और जाहिर तौर पे ब्राह्मण चेहरे हैं, अगर मान लीजिए कि उनका पत्ता काटा जाता या विजय सिन्हा का काटा जाता तो भूमिहार और ब्राह्मणों में एक नाराजगी भी देखी जाती। तो ये अभी तक पूरी स्थिति है। एक सवाल का जवाब जो अभी तक नहीं मिला है वो है स्पीकर। बहुत और महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है अगर किसी दल में टूट फूट होता है या दल बदल होता है, उन सारी चीजों को लेकर, या फिर अगर जैसे सरकार हमने पिछले कार्यकालों में देखा कि नीतीश कुमार इधर से उधर हो गए, उन मौकों पर स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और स्पीकर को लेकर भाजपा और जेडीयू दोनों अड़े हुए हैं। दरअसल मामला वही है ना कि जैसे हमने शुरुआत में बोला कि तुम्हारे बिना भी सरकार बना सकते हैं हम। तो ऐसे में अगर दल बदल की स्थिति अगर बनती है, दल बदल कानून अगर लागू होता है, तो स्पीकर के पास इतना पावर है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एक चीज तो अपने कंट्रोल में रहे। और जहां तक ऑफिशियली अनऑफिशियली अगर जोड़ जाड़ के देखें तो शायद ये भी नीतीश कुमार के हाथ से खिसक चुका है, और प्रेम कुमार का नाम काफी आगे चल रहा है, और मान के चल रहे हैं कि वो कंफर्म ही है, जो कि भाजपा ने उनको ये कहा कि भाई हम आपको मुख्यमंत्री का पद दे दिए हैं। हाँ। तो फिर ये हमारे हिस्से आएगा। एक सवाल और मैं आपसे रिस्क जानना चाहूंगा कि जिस सम्राट चौधरी को लेकर हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कितने तरह के आरोप लगे, शिल्पी जैन केस हो गया, उन पर मर्डर में अपना नाम बदलने का हो गया, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को छिपाने का हो गया, फर्जी मार्क्स से, तमाम तरह के आरोप हमने देखे उन पर लगे इस तरीके के। अब उन्हीं के पास कानून व्यवस्था सुधारने का, उन सारी चीज़ों का जिम्मा आया। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि फिर से वो प्रशांत किशोर या बाकी विपक्षी दलों के निशाने पर रहेंगे पूरे कार्यकाल के दौरान? अब एक चीज़ यहाँ देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि अब अगर पुलिस उनके हाथ में है तो कई बार राजनीति में हम ये देखते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई तो होती है। तो जिस तरीके से लगातार उन पे सारे लोग अटैकिंग थे, उनके पास ये गृह विभाग आना थोड़ा चिंताजनक उनके लिए भी हो सकता है। कई बार होता है, क्योंकि बदले की भावना तो हम इतना देखते हैं कि आजम खान 2 पैन कार्ड के लिए जेल में चले जाते हैं। तो ठीक है, तो पहली बार अगर ये कंट्रोल हाथ में आया है तो थोड़ी परेशानियां विपक्ष के लोगों को जरूर है, लेकिन फिर मैं वही कहता हूँ कि उनके लिए भी है, सम्राट चौधरी के लिए भी नहीं। मामला वही था कि आरोप सारे लगे, आरोप लगने के बाद उनको चुनाव में धकेला गया, वो चुनाव जीत के आए 45,000 वोटों से।
जब आप साबित कर देते हैं, आप सीट निकाल के देते हैं, तो फिर पार्टी के पास, मान लीजिए कि आप पे दुनिया ने लाख आरोप लगाया, लेकिन अगर जनता ने आपको चुन लिया तो बात फिर खत्म हो जाती है। तो जनता की अदालत से जीत के आए, जैसे जनता की अदालत से जो जीत के आएगा वही सबसे बड़ा नेता है। एक आखिरी सवाल और सम्राट चौधरी पे मैं आपसे पूछूंगा इसके, कि भले से वो जनता की अदालत में जीत गया, लेकिन अपनी पार्टी में क्या जीत गया? हमने देखा कि चुनाव के दौरान उनको निपटाने में बहुत सारे लोग लगे हुए थे, और गृह मंत्रालय उनको देखकर एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाकर क्या भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व उसने ये संदेश दिया कि वही जो है सर्वे सर्वा है अभी बिहार में भाजपा के। अब मामला ये था कि एक टसल तो चल रहा था, मैं नेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं मतलब कुछ ऑब्जर्वर जो हमारे दोस्त थे वो सब कह रहे थे, क्योंकि चुनाव के दौरान बहुत सारे लोग गए थे अलग अलग कैडर से। तो एक बड़े नेता थे, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बनने का हमारा चांस है, अगर आप आना चाहें हमारे यहाँ तो आप बताइए डेपुटेशन पे बिहार। तो मतलब एक तरीके से पुश किया जा रहा था, एकदम एक क्या होता है ना कि एकदम तैयारी की जा रही थी कि अब तो ऐसा हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो इतना ज्यादा टसल था पूरे। अब सोचिए कि एक केंद्रीय मंत्री पे आरोप लग रहे थे कि वो विजय सिन्हा को हराने के पीछे लगे हैं, ठीक है। एक केंद्रीय मंत्री पे आरोप लग रहे हैं कि वो किसी तरीके से सम्राट चौधरी को हराने में लगे हुए हैं। तो टसल इतना ज्यादा था, लेकिन ठीक है, अगर इस टसल के बीच में भी कोई अगर चुनाव निकाल के ले गया, और खुद मतलब इतना ज्यादा टसल था, लेकिन आप ये भी तो देखिए बसपा के उम्मीदवार थे आशीष आनंद, ठीक है, उनको उन्होंने मिला लिया चुनाव से सिर्फ 2 दिन पहले। उसके बाद वीआईपी जिनको टिकट देने वाली थी उनको उन्होंने मिला के समर्थन ले लिया। तो जितना भी साम दाम दंड भेद, जितने तरीके से भी कोई चुनाव जीता जा सकता है, सम्राट चौधरी ने वो सारा कुछ लगा के साबित कर दिया कि जो उनको मिला है उसको वो डिजर्व करते हैं। एटलीस्ट आज की कलयुगी राजनीति केवल अपनी सीट पर नहीं, पूरे प्रदेश में घूमकर प्रचार भी किया है भाजपा के और एनडीए के जो उम्मीदवार थे उनके लिए। तो ये पोर्टफोलियो का बंटवारा है, गृह विभाग चला गया है भारतीय जनता पार्टी के पास। 20 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार जो पोर्टफोलियो संभालते थे वो चला गया भाजपा के पास, और भाजपा के पास जो पोर्टफोलियो रहता था वित्त मंत्रालय, पूरे प्रदेश का खर्चा वर्चा सब बजट संभालता है, तो वो चला गया है अब नीतीश कुमार लेकिन एक चीज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि चाहे अब आप मुख्यमंत्री रह भी जाएं और गृह आपसे अगर छिन जाए, आपके दाएं बाएं 2 अगर डिप्टी सीएम लगा दिए जाएं जिनके पास मजबूत प्रभार है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप मुखौटा बन के ही रह गए हैं इस पूरे सरकार में। ये डोमिनेंस एक दिख रहा है। गृह विभाग इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या आपके विधायक भी आपके बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के साथ हुआ, जैसे उद्धव ठाकरे को पास गृह मंत्रालय नहीं था, उनके खुद के विधायक उनसे टूट के अलग हो रहे हैं, इसका भी इंटेलिजेंस नहीं था। तो जिसके भी अशोक गहलोत इसलिए केवल मैनेज कर पाए ना कि उनके पास इंटेलिजेंस था कि विधायक निकल रहे हैं या जा रहे हैं, कहाँ कैसे मैनेज करना है। तो आपको अपनी सत्ता बचाने के लिए भी, अपनी पार्टी बचाने के लिए भी, अपनी सरकार बचाने के लिए भी, और अपने प्रदेश में पूरे क्या चल रहा है उसका पूरा रिपोर्ट पाने के लिए भी गृह विभाग जरूरी है। और हम ये भी देखते हैं कि भाजपा जिस भी से, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे दूसरे राज्य हो, देखते हैं कि गृह विभाग हमेशा अपने पास रखते हैं और मजबूत नेता। छत्तीसगढ़ में आप देखिए विजय शर्मा के पास अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं है, तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ के पास है गृह विभाग और 8 साल से वो वही अपने पास रखते हुए। तो पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है, न केवल अपनी पार्टी में, न केवल अपने संगठन में, बल्कि कहाँ क्या हो रहा है, ये सारा इंटेलिजेंस आपके पास आता है। और सबसे महत्वपूर्ण गृह इसलिए जरूरी है कि कई बार आप देखते हैं कि जो ममता बनर्जी के आसपास जो काम करने वाले जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई बार उन लोगों को दिल्ली से तलब किया जाता है, ठीक है, तो आखिर में वो हैं तो सब केंद्र सरकार के लोग, चाहे कोई आईपीएस हो। तो ऐसे में अब क्या है कि अब स्टेट से बहुत ज्यादा उनका वो रह नहीं गया है, स्टेट का हस्तक्षेप अब यहां से है कि केंद्रीय नेतृत्व डायरेक्ट उनको कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक स्थिति यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो ये पूरा अब 5 साल आगे कैसे चलाते हैं, कैसी सरकार चलती है, कैसी कानून व्यवस्था होती है, ये फिलहाल सम्राट चौधरी के हाथ में है। बाकी सरकार का बजट और बाकी सारी चीज़ें मुझे पूरा उम्मीद है कि ये नीतीश कुमार खुद अपने पास वित्त मंत्रालय रखेंगे, और आगे अब जो चीज़ें होंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिहार सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब पोर्टफोलियो जो जिन मंत्रियों ने शपथ ली थी उनको कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिला, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, किसको क्या मिला, किस पर क्या राजनीति हुई। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहिए खबर गांव के साथ।